बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा शो प्राइम एट 4 में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। आइए हमेशा की तरह पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं आज की खास खबरों से। आपको आज क्या क्या दिखाने वाले हैं, उसमें खास क्या है। राहुल गांधी ने आज फिर एक और प्रेजेंटेशन दी। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन साथ ही कहा कि वो लोकतंत्र बचाने नहीं आए हैं। आखिर इस बयान से राहुल गांधी की मुराद क्या है, ये आप जरूर जानिएगा। सरधारा में 2 दिन पहले 2 समुदाय आपस में भिड़ गए और अब खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान मैच हारा तो ये बवाल हुआ। पूरी खबर और ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी। दिल्ली में एक पीसीआर वैन जानलेवा बन गई, जिसके बाद खाकी सवालों में घिर गई है। पूरी खबर आपके सामने और दिखाएंगे आपको उत्तराखंड और हिमाचल से बदलते मौसम की डराने वाली तस्वीरें भी। मौसम में अब मानसून के विदा होने का वक्त आया, लेकिन फिर भी किस तरह की तबाही मच रही है, ये खबर देखिएगा यहाँ। लेकिन खबर देखिए कि यूपी के सरधना में मंगलवार की रात हिंदू समुदाय और गैर हिंदू समुदाय के लोगों के बीच में मारपीट हो गई। इसे लेकर पूर्व विधायक संगीत सोम ने सनसनीखेज दावा किया है। बीजेपी नेता संगीत सोम के मुताबिक एशिया कप में भारत के हाथों पाकिस्तान की हुई हार को लेकर यह मारपीट हुई। संगीत सोम का दावा है कि पाकिस्तान के हारने के बाद से ही तनातनी चल रही थी और मंगलवार की रात छोटे से विवाद के बाद ये मामला बिगड़ गया। लेकिन संगीत सोम ने साथ ही कहा कि जो पाकिस्तान के समर्थक और देश के गद्दार हैं, उनका बीजेपी की योगी सरकार इलाज जरूर करेगी। जगत गुरु राम भद्राचार्य के पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान बतलाने वाले बयान का भी संगीत सोम ने समर्थन किया था। उस दिन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बवाल हुआ था, कई घायल हुए हैं। किस तरीके से मंगलवार की रात में यह खूनी संघर्ष हुआ और ये पाकिस्तान के हारने की वजह से ये हिंसा हुई और यहाँ पर ये मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। इस बात को जो राम भद्राचार्य ने बीते दिनों कहा था, उसको एंडोर्स किया है संगीत सोम ने। अभी लोग इकट्ठा होकर आए कि पाकिस्तान अगर क्रिकेट होता है कि पाकिस्तान के साथ, उस दिन पाकिस्तान हारा तो उनको वहां नारेबाजी हुई, पाकिस्तान जीतता है तो नारेबाजी होती है। लेकिन देश के जो इस तरीके के गद्दार लोग बैठे हैं और इस तरीके से देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, वो पूरे देश में फैले हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि झगड़े की शुरुआत पाकिस्तान के मैच हारने से हुई? और बिल्कुल पक्का वहीं से हुई है। हाँ। वो सब वहीं से हुई है। हाँ। और अगर आपको कोई बता रहा है कि अदरवाइज कोई विषय है, वो गलत है। अच्छा, वो गलत है, ये विषय यही है। लेकिन इस तरीके के गद्दारों को यहाँ किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। हाँ। किसी तरीके से नहीं बख्शा जाएगा। ये मुगलों का काल नहीं है। हाँ। ये अखिलेश का शासन नहीं है कि जो चाहे एक तरफा आप करेंगे, गुंडई करेंगे आप, वो नहीं चल पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इलाज भरा जाएगा और ठीक से इलाज भरा जाएगा। हुआ क्या था? पाकिस्तान मैच हार गया, भारत मैच जीत गया, इसके साथ विवाद होना शुरू हुआ था या पूरे झगड़े की शुरुआत क्या हुई? क्या रिपोर्ट आपको मिली? देखिए, वहाँ स्थिति यही है कि ये पिछले कई दिन से मामला चल रहा था और कई दिन से ये विषय था कि पाकिस्तान जिस दिन से मैच हारा है, उस दिन से वो लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे थे और कई जगह, ये एक जगह नहीं कई जगह हुआ है। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि सरधना में आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। आरोपी आरिफ और अबरार के घर पर चला बुलडोजर। गांव में मारपीट के आरोपी हैं आरिफ और अबरार। सरकारी जमीन पर घर बनाने का आरोप है इन पर और मंगलवार की मारपीट में भी ये शामिल थे। आरिफ और अबरार पाकिस्तान की हार के बाद बवाल करने का आरोप है इनके ऊपर। इनके घर के ऊपर बुलडोजर चला। सरधना विधानसभा के अंदर तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जहां 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 5 लोगों को उसी वक्त गिरफ्तार किया था, 3 लोगों को और बाद में एफआईआर में जोड़ा गया और 9 लोग इस घटना में घायल हुए थे। अब उन्हीं में से जो कुछ आरोपी हैं, उनके घर अगर आप देखेंगे तो नाले के ऊपर ये घर पूरी तरीके से बनाए हुए हैं, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने ये घर बनाए और अब प्रशासन का ये कहना है कि जो आरिफ है, अबरार है, उनके घरों पे साथ साथ उन लोगों ने घरों का निर्माण नाले के ऊपर किया है और इसीलिए ये बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आरोपियों की वो तस्वीरें भी आपने देखी थी जब पुलिस की गाड़ी मौके पर खड़ी थी और उसमें से कुछ लोग पथराव कर रहे थे। करीब 9 लोग इस घटना में घायल हुए थे और बरार और आरिफ, उनके साथ कुछ और नामजद लोग हैं जिनके घर ये लाइन से बने हुए हैं और नाले के ऊपर बने हुए हैं। इसके अलावा दूसरा घर अगर आप देखेंगे तो वो ये भी देखेंगे कि सड़क पर भी कुछ घर आए हुए हैं, इनको भी चिन्हित किया गया है। ये वो जगह है, गांव की ये मुख्य जगह है, मुख्य मार्ग है जिस पर घर का निर्माण कर दिया गया है और अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। प्रशासन उन घरों को ध्वस्त कर रहा है जो सरकारी जगह पे बने हुए हैं, नाले के ऊपर बने हुए हैं, नाले की प्रॉपर्टी पे बने हुए हैं। ये देखिए आप किस तरीके से ये पूरा का पूरा शेड ढा दिया गया है। ये तस्वीरें देखिए कैसे इसे तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये पूरी जगह सरकारी है जिसमें
घर का निर्माण कर दिया गया, अब इसे ध्वस्त किया जा रहा है। एक पहलू ये भी है कि इन लोगों ने सरकारी जगहों पर यह निर्माण किया है। दूसरा, ये उस वीडियो में आरोपी भी हैं जिसमें दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा है। और संगीत सोम जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे, उनका आरोप ये भी है कि पाकिस्तान और भारत का जब मैच हुआ था तो पाकिस्तान वो मैच हार गया था। उसके बाद में यहाँ इन घरों में रहने वाले कुछ लोगों ने उस हार पर कुछ ऐसी बातें गई थी जिससे दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था, मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची जिसमें कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं और अब इस घरों पर बुलडोजर एक्शन। अगली खबर गाजियाबाद से। तेज रफ्तार थार का कहर देखिए। यहां पर महिला को जोरदार टक्कर मारी, कई मीटर दूर जाकर गिरी महिला। हादसा पास लगे कैमरे में कैप्चर हुआ। हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोग दौड़े, महिला को उठाया। हैरान करने वाली बात यह है कि महिला को हल्की चोटें आई हैं और उसकी जान बच गई। इतने गंभीर एक्सीडेंट के बाद हल्की चोटें आना यह सुखद आश्चर्य है। और देखिए महिला जिस तरीके से हिट किया गया है, इसमें तो रीढ़ की हड्डी भी टूट सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि वो महिला मामूली चोटों के साथ बच गई है। तमिलनाडु में एक स्पेशल पुलिस सब इंस्पेक्टर ने पहले बाइक वाले को टक्कर मारी और फिर एक शख्स को बोनट पर लटकाकर कई किलोमीटर तक घसीटा। तमिलनाडु पुलिस के सब इंस्पेक्टर का ये वीडियो अब जमकर सर्कुलेट हो रहा है। तिरुनेलवेली में पुलिस के सब इंस्पेक्टर गांधी राजन की इस हरकत का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो अपनी कार को तेजी से दौड़ा रहा है और उसकी गाड़ी के बोनट पर एक शख्स लटका हुआ है और बार बार गाड़ी रोकने को कह रहा है। दरअसल इससे पहले कार सवार इस सब इंस्पेक्टर ने एक बाइक वाले को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बीच सड़क पर हंगामा हो गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर की दबंगई ऐसी कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं था। इसी दौरान अचानक से सब इंस्पेक्टर ने मौके से भागने के लिए कार दौड़ा दी और बाइक सवार कार की बोनट पर लटक गया। हालांकि काफी दूर तक लोगों ने इस गाड़ी का पीछा किया और फिर गाड़ी रुकवाकर बाइक सवार को बचाया। इस बीच पुलिस ने सब इंस्पेक्टर को ट्रैफिक ड्यूटी से हटा दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। और ये खबर बिहार से, राजधानी पटना से खबर। हड़ताल पर पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर। यहां पर करीब 600 डॉक्टर्स ने काम का बहिष्कार कर दिया। 2000 से ज्यादा मरीज हड़ताल से प्रभावित हैं। हड़ताल की वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार के बनाए गए नियम के मुताबिक 3 साल का पीजी कोर्स करने के बाद जूनियर डॉक्टर्स को बिहार के सुदूर गांव में जाकर 3 साल तक काम करना होता है, जिसमें उन्हें काफी परेशानी होती है। सरकार इस अनुबंध की अवधि को कम करे या कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल तक का किया जाए। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर दिया है। इस अस्पताल को चलाने की एक बड़ी जिम्मेवारी उनके ऊपर होती है। बड़ी संख्या में जो है इनका एक दायित्व होता है कि जो भी मरीज आए, जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनके साथ मिलकर जो है इनका ये काम होता है। सभी डिपार्टमेंट में इनकी बहाली होती है, मगर आज ये इन्होंने काम बहिष्कार करके जो है प्रोटेस्ट किया और सरकार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट सरकार के नियम से जो है ये नाराज है और इस नियम को वापस लिया जाए, इन मांग को लेकर इन्होंने स्ट्राइक किया है। क्या कुछ विषय है आप लोग के स्ट्राइक का? हम लोग के स्ट्राइक का सबसे बड़ा जो विषय यही है कि जो हम लोग का अभी एग्जिस्टिंग बॉन्ड पॉलिसी है वो 3 साल का है और उसमें पेनल्टी 25 लाख का है। तो हम लोग का सबसे पहला मांग ये है कि वो जो 3 साल बॉन्ड है वो 1 साल में कन्वर्ट हो जाए और जो 25 लाख का जो हम लोग पे फाइन लगा है वो एटलीस्ट 10 लाख का हो जाए, जो कि एक नॉमिनल मतलब एक रीचेबल वो भी है, अमाउंट भी है। तो जी, सेवाओं को आप लोगों ने बाधित कर दिया? जी नहीं, सारे सेवाओं को नहीं बाधित किया है। सिर्फ हम लोग इलेक्टिव ओटी, ओपीडी और नॉन इसेंशियल सर्विसेज आईपीडी में जहां हमारे स्टेबल मरीज एडमिट हैं, सिर्फ वो बाधित है। कितने मरीज रोजाना आते हैं इन जगहों? देखिए पीएमसीएच आपको पता है सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो यहाँ पे मरीजों की संख्या करीब एक दिन में 500 से 750 रहते हैं, जो ओपीडी में पूरे मिला। हड़ताल के कारण मतलब न पुर्जा हो कट रहा है सर, आना मतलब डॉक्टर से मिलने का मौका मिलता है। हम वैशाली जिला से हैं, हमको प्रेम पासवान नाम। यहाँ पर कह रहा है हड़ताल है सर। अब हम गरीब आदमी, अब उतना पैसा नहीं है ना जो हम प्राइवेट में इलाज करा सकते हैं। उतना पैसा रहता तो हम प्राइवेट में इलाज कराते, यहाँ कहला आते सरकारी में। हड़ताल के कारण से न वहाँ पुर्जा कट रहा है, न यहाँ गेट पे डॉक्टर साहब को यहाँ जाने का अनुमति दिया जा रहा है। अब बताएं कि अगर यदि पूरे बिहार का जो है टॉप 10 हॉस्पिटल है, इसमें हजारों जनता को जान जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होंगे? मंगल पांडे होंगे कि नीतीश कुमार जी होंगे? इलाज के लिए बिल्कुल इलाज के लिए तो आए हैं सर। क्या करिए? अब क्या करेंगे?
अब मरेंगे जाके गंगा जी में कूद जाएंगे पुल पर से, और क्या करेंगे? पैसे रहेगा तो क्यों सरकारी में आएगा? लोग प्राइवेट में जाता है, इतना भीड़ लगाने की क्या आवश्यकता है? मजबूरी इंसान में हॉस्पिटल आता है कि हमारा सरकार मदद देगी, वहाँ पर ये व्यवस्था है, दवा है, सब है, हमको जान बचेगा। और जब यहाँ आते हैं तो वहाँ पुर्जे नहीं कचरा है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने प्राइम एट 4 में रख रहा हूं। देखिए जरा, अमेरिकी टैरिफ में हो सकती है कटौती। 25% अतिरिक्त टैरिफ में कटौती संभव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान। 25%, ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया था उसमें 25% की कटौती हो सकती है, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान। आपको मालूम है, हाल ही में एक डेलीगेशन के साथ भारत में बैठक हुई थी और टैरिफ को लेकर उसमें विचार विमर्श चल रहा था। उधर आप जानते हैं, ट्रंप लगातार अपना सख्त रुख अपनाए हुए थे। रशिया यूक्रेन के बीच में चल रहे वॉर को लेकर उनका कहना था भारत की तरफ से खरीदे जा रहे तेल की वजह से वहां वॉर मशीनरी फ्यूल हो रही है, लिहाजा यहां पर टैरिफ और लगाए जाने की जरूरत है। वो तो यूरोप को भी ये कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा टैरिफ लगाइए भारत के ऊपर, लेकिन हकीकत ये है कि भारत को इग्नोर करके चला नहीं जा सकता। भारत के नेतृत्व ने अमेरिका के दबाव में आने से इनकार कर दिया था और अब खबर ये आ रही है कि एक्स्ट्रा टैरिफ में 25% की कटौती हो सकती है। इस खबर के मायने जाहिर है महत्वपूर्ण है। इस खबर का जो सबसे महत्वपूर्ण मायना है वो ये है कि भारत को टैरिफ के जरिए झुकाने की कोशिश अमेरिका की कामयाब नहीं हो रही है और अमेरिका को अपना ही एक तरीके से उठाया गया कदम वापस लेना पड़ रहा है। अमित हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी आपको दे रहे हैं। ओवर टू यू अमित। देखिए, जो सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी अनंता, उनका कहना था कि उनको लगता है कि जल्द ही जिस तरह से एक तरह से ट्रैक पे लौटा है, पटरी पे लौटा है, दोनों देशों के बीच जो ट्रेड डील है उसको लेकर जो बातचीत फिर से पटरी पर लौटी है, तो ऐसे में उनको लग रहा है कि जल्द ही जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ जो लगाया गया था उसको हटाने की संभावना है। और ये मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव, जो दोनों देशों के बीच जो मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले, उसमें जो प्रेस रिलीज भी हुआ था, एक पॉजिटिव नोट की तरफ जा रहा है। और भारत की तरफ से कहा भी गया था, जो जानकारी सोर्सेज के हवाले हैं, कि अगर ये बेहतर होगा, ये ट्रेड डील की तरफ हम लोग बेहतर बढ़ेंगे अगर जो एक्स्ट्रा टैरिफ है उसको हटा दिया जाए। तो जब ऐसे वक्त पर जब दोनों देश इसको लेकर एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि उनको ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ना है, तो ये संभावना जताई गई है सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की तरफ से कि ये जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ है उसे जल्द ही अमेरिका की तरफ से हटाया जा सकता है। अमित, क्या ये मतलब एक शुरुआत है? और टैरिफ को लेकर एक तरीके की जो अमेरिकी दादागिरी थी उसमें ये जो एक कदम अभी पीछे खींचा गया है, ये भी मुमकिन है कि पूरा यू टर्न ले ले अमेरिका? देखिए, पूरा यूटर्न तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एक एक्स्ट्रा दवा बनाने की कोशिश है, देखिए इस बात का एहसास अमेरिका को और खासकर ट्रंप को हो गया कि दूसरे देशों की तरह अमेरिका और नरेंद्र मोदी दबने वाले नहीं है, जिस तरह का दवा बनाने की कोशिश की गई थी। और ऐसे में क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है, अमेरिका की कई कंपनियां हैं, उनको भी लगता है कि इस तरह की जो 50% का टैरिफ है और वहां पर भी जिस तरह से भारत से चीजें एक्सपोर्ट हो रही थी, तमाम चीजों का असर जो है भारत का बाजार जो है वो अमेरिका की इंडस्ट्री के लिए भी जरूरी है। तो वो उस बात को, और स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बार बार बात हो रही है, जिस तरह से एक भरोसेमंद साथी के तौर पर भारत और अमेरिका उभरे थे, वो कहीं ना कहीं डिरेल हो रहा था। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को और खास करके ट्रंप को इस बात का एहसास लगा कि इस तरह की जबरदस्ती से भारत दबने वाला नहीं है, भारत को साथी की तरह बात करेंगे तो बात बढ़ सकती है। और वही हुआ कि कहीं ना कहीं कदम ट्रंप को खींचना पड़ा पीछे और वो वापस बातचीत की पटरी पर लौटे हैं। और ये दिखता है, ये ताकत भारत की जो इकोनॉमी की, भारत के बाजार की ताकत है और नरेंद्र मोदी की ताकत है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से पटरी पर तब लौटी। और इसकी शुरुआत अगर आपको याद हो तो 9 तारीख को ट्वीट करके ट्रंप ने किया था, जब उन्होंने मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी करके कहा था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे हम दोनों, भारत और अमेरिका एक अच्छे पार्टनर है और भविष्य में उनके दोस्त, उन्होंने एक तरह से फिर से नरेंद्र मोदी की तरफ कहेंगे अमित कि लेट द गुड सेंस प्रिवेल, कभी भी सद्बुद्धि आए उसका स्वागत किया जाना चाहिए। 27 अगस्त को भारत के ऊपर यह कहते हुए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया गया था कि रशिया से भारत तेल खरीद रहा है, इसलिए हम 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इंपोज करते हैं। और वो 25% एक्स्ट्रा जो लगाया गया था उसको हटाने पर सहमति बन गई है। कुल मिलाकर भारत झुका नहीं, अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और गरबा में मुस्लिमों की एंट्री की बैन की मांग महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास ने की। सरकार से मांग की अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत नवल किशोर दास ने। उन्होंने कहा कि गरबा में मुस्लिमों का प्रवेश बैन हो, जो मुस्लिम गरबा में आना चाहते हैं वो घर वापसी करें। नवरात्र में मांस की दुकानें बैन की जाएं, मांस की दुकानों से व्रत खंडित होता है। मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर हिंदू सतर्क रहें, नवल किशोर दास ने कहा।
भगवती के जागरण में चाहे पूजा में अवांछनीय लोगों का, विशेषकर मुसलमानों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होना चाहिए, क्योंकि उनके आने से हमारा नियम खंडित हो जाएगा, हमारा उपवास खंडित हो जाएगा। और वास्तव में आना ही चाहते हो, श्रद्धा है तो आइए, घर वापसी करते हैं। खाली कलावा बांधना, तिलक लगाना, नाम बदल लेना, ढोंग करना, ये तो ठीक नहीं है। नाटक करना ठीक नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगता। यदि वास्तव में आपको श्रद्धा है, आप आना ही चाहते हैं, तो घर वापसी करके आइए, हम आपका स्वागत करेंगे। एक नवरात्रों में हम प्रशासन से मांग करेंगे कि मांस की दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। और इस बीच गरबे को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। मध्य प्रदेश में गरबा, गैर हिंदुओं की एंट्री इसमें गरबे के दौरान बैन रहेगी। गैर हिंदुओं को गरबा में आने की इजाजत नहीं, विश्वास सारंग ने कहा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, गरबा हमारी सनातन परंपरा और विश्वास है, सारंग का कहना है। जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जो सनातनी है, जो सनातन परंपरा का पालन करते हैं, जो देवी माँ की स्तुति करते हैं, वही गरबे में आए। गैर हिंदुओं को गरबे में ना अनुमति मिलेगी, ना उन्हें आना चाहिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला। एक बार फिर एक प्रेजेंटेशन दिखाते हुए उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर कांग्रेस के वोट बैंक को निशाना बनाया और उसके कोर वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि वो हाइड्रोजन बॉम्ब बाद में फोड़ेंगे। आज के प्रेजेंटेशन के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र की 2 विधानसभा सीटों का जिक्र किया और दावा किया कि एक सोची समझी साजिश के तहत वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद किया है। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए। कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट डिलीट करने की बात उन्होंने कही। अलग अलग लोगों के लॉगिन से नाम डिलीट हुए, ये कहा। राज्य के बाहर के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ, यह भी कहा। गोदाबाई नाम की महिला के अकाउंट से 12 नाम डिलीट किए गए और डिलीट करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ। कर्नाटक सीआईडी ने 18 पत्र लिखे, इलेक्शन कमीशन ने उसके जवाब नहीं दिए, ये उन्होंने कहा। और ईसी यानी इलेक्शन कमीशन मांगने पर आईपी एड्रेस और ओटीपी नहीं बता रहा है। सुबह 4 बजे 36 सेकंड में 2 नाम डिलीट किए गए। बूथ लेवल अधिकारी ने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ी, ये उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान कहा। देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, सारे आरोप गलत और बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई भी नाम ऑनलाइन डिलीट होता ही नहीं। आलंद सीट पर नाम डिलीट करने के मामले में एफआईआर हुई है। चुनाव आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है। और राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर किए गए हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी लगातार चुनावी हार और जनता से खारिज होने से हताश हैं और निराश हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की आदत गलत और निराधार आरोप लगाने की बन गई है और जब सबूत पेश करने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या?
गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? और आगे आपको दिखाने वाला हूं प्राइम एट 4 में मौसम के सितम के बीच हिमाचल प्रदेश का हाल। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश की मुलाकात में क्या बात हुई? बिहार के दौरे पर गए अमित शाह से पटना के मौर्या होटल में सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात बंद कमरे में हुई। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। माना जा रहा है कि इस दौरान चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान अनंत सिंह पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि पिछली बार जिनको टिकट दिया वो गद्दार निकल गए। तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को लेकर मोकामा के मेकरा गांव पहुंचे थे। पिछली बार इस विधानसभा सीट से अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीती थी। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बड़ा बदलाव किया। अनिल विज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बदलाव करते हुए मिनिस्टर की जगह अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा इंडिया लिखा हुआ है। इससे पहले भी जब अनिल विज नाराज हुए थे तो उन्होंने अपने बायो से मंत्री पद हटा लिया था। इस बदलाव के बाद उनकी नाराजगी की अटकलें फिर से तेज हो गई हैं। और हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड ने बहुत तबाही मचाई है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश की वजह से बिलासपुर के कई इलाकों से संपर्क टूट गया। जगह जगह सड़कों का हिस्सा बह गया है और कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर सड़क दिखाई ही नहीं दे रही। बिलासपुर के स्वार घाट के कुटेहला के बीच भारी बारिश और मलबे ने भारी तबाही मचाई है। हालात ये हैं कि 3 दिनों से गाड़ियां हाईवे पर ही फंसी हुई हैं और खेती भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। हमारी गाड़ियां जो है 3 दिन से खड़ी है यहाँ पे। ये सब्जी गाड़ियां भरी हुई, इसमें धनिया है, सारा कच्चा सामान है, कोई सूद लेने वाला नहीं है इसकी। ये इन्होंने कल शाम को भी परसों को बोला कि खुल जाएगी रोड, फिर कल भी बोला कि कल सब 2 बजे तक खुल जाएगी, तो गाड़ी वाले यहीं रुक गए। मंडी जा रही, किसान लोग हैं भाई, सब सारे गरीब आदमी हैं, क्या करें बताओ। सारी आपके सामने सारी सब्जियां फेंक रखी हैं, दिखाइएगा आप। और आप बाकी जैसा गाड़ी है सारी फेंकी जाएंगी, क्या करा जाएगा भाई बताओ। 2 किलोमीटर दूर जाके सर दोस्तों के लिए लेके आऊँ सर, ये देखिए आप, वहाँ पे कुछ खाने पीने को भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है। गाड़ी हमारी झरने से पीछे फंसी हुई है। जब से 3 दिन से सर वहाँ पे होटल में रह रहे हैं। वैसे तो न्यूज़ में चल रहा है निःशुल्क चल रहा है, हमारे तो पैसे लिए गए सर। और गुजरात के गांधीनगर में एक बार फिर बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ। आज सुबह साबरमती के किनारे इलाकों में करीब 700 अवैध तरीके से बनाए गए मकान जमींदोज किए गए। इस दौरान पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। साबरमती नदी के किनारे ये घर अवैध तरीके से बने हुए थे और प्रशासन के निशाने पर लंबे समय से थे। इसलिए सुबह सुबह भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ 1 दर्जन से अधिक बुलडोजर पहुंचे और फिर इन अवैध निर्माण को गिराने का काम शुरू किया गया। गांधीनगर जिला प्रशासन के मुताबिक साबरमती नदी के किनारे जीबी, पेथापुर, चारेदी इलाकों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ये घर बनाए गए थे और कई बार नोटिस भी दिया गया था। यहाँ पर तकरीबन 700 अवैध तरीके से बनाए गए मकानों की पहचान की गई और फिर उन्हें तोड़ने का काम किया गया। बुलडोजर एक्शन की जो ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं। एक तरीके से लोगों ने साबरमती के किनारे एक बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा था और देखने में ये पूरी कॉलोनी ही अवैध तरीके से बसाई हुई दिखाई दे रही है। खबर यह भी है कि पेटापुर में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसकी वजह से वहां पर तनाव का माहौल बन गया था। और दिशा पाटनी के घर के फायरिंग के मामले में एक बड़ी खबर। फायरिंग के बाद बरेली से फरार हो गए थे बदमाश। 2 टीमों में बटे थे पहले और फिर बरेली से निकल गए। एक टीम रेकी करने वाली थी जिसमें 3 लोग शामिल थे और फायरिंग करने वाली टीम में अरुण और रविंद्र थे। अरुण और रविंद्र दिल्ली के रास्ते रोहतक पहुंचे। रोहतक से गाजियाबाद जाने की फिराक में थे। गाजियाबाद में दोनों का एनकाउंटर हो गया। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही।
और अब आपको बरेली के उस होटल से हमारे संवाददाता आशीष गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां 3 शूटर फर्जी पहचान के आधार पर रुके थे। इन तीनों ने बरेली के होटल से सुबह 4 बजे एग्जिट कर लिया था और फरार हो गए। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग करने वाले जो 4 शूटर थे, उनमें से एक रोडवेज के पास रुका था और 3 शूटर जो थे वो ये बरेली के जो ये हिंद गेस्ट हाउस है यहाँ पर रुके थे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो चारों शूटर रुके थे उन सभी ने जो है अपनी असली आईडी का इस्तेमाल किया था। हालांकि जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि रामपुर में जब ये लोग जाकर रुके थे तो वहाँ पर अरुण और रामनिवास नाम की आईडी का जो फर्जी आईडी थी उसका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएं कि जो ये तीनों शूटर रुके थे वो तीनों के तीनों सही नाम के साथ रुके थे। अपने कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि देखिए ये नकुल सिंह, विजय तोमर और अरुण, ये तीनों लोग जो है यहाँ पर रूम नंबर 111 में रुके थे यहाँ पर। और ये 3 लोग यहाँ पर रुके थे और जबकि जो मुख्य आरोपी था रविंद्र, वो बरेली में जो है रोडवेज के पास रुका था। यहाँ पर जो होटल के स्टाफ है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान है और ये 3 लोग रुके थे। 10/9/11 को इन्होंने रूम 10/9/25 को इन्होंने रूम लिया था। एक का नाम नकुल सिंह, विजय तोमर, अरुण, ये तीनों 111 रूम नंबर में रुके थे और अगले दिन चेकआउट कर गए थे 11 तारीख सुबह 4 बजे। ये बताइए कि क्या किसी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि आपको नजर आई या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ नजर नहीं है।